सवालिया निशान का आखिरी हिस्सा समाप्त फरमाइए। लास्ट पार्ट है ये। परवाह मत करो, यही होगा, इमरान ने कहा और कमरे से बाहर निकल गया। टैक्सी सड़कों पर फर्राटे भर रही थी और इमरान इतने मज़े में चहक रहा था जैसे हकीकतन ज़िंदगी में पहली बार शहर की तारीखी इमारतें देखने जा रहा हो। हेलेना बार बार मुड़कर पीछे देखने लगती। आखिर इसने कहा, टफ़ज़ल, वाकई तुम खुदकशी के इरादे से निकले हो। हम फजूल बातों का जवाब नहीं दिया करते। देखो, इस मसले पर संजीदगी से गौर करो। मैं समझती हूँ कि तुम पर काबू पाने के बाद भी वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए तो हमें इत्मीनान है कि हम अपनी खबर में तना नहीं होंगे। भला दो अलग अलग गड्ढे खोदने की जहमत वो क्यों गवारा करने लगेंगे। एक ही में दोनों को दफन कर देंगे। खुदा तुम्हें गारत करे, तुमने मुझे बड़ी मुसीबत में फंसा दिया। हम दोनों ही गारत हो जाएंगे। मगर सुनो, हमें इत्तला मिली है कि दूसरी दुनिया में भी खाने पीने और ऐश करने का माकूल इंतज़ाम रहता है, इसलिए तुम्हें इसकी भी फिक्र ना होनी चाहिए। मैं अब कुछ नहीं बोलूँगी। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम पागल हो। हाँ, तो तुम भी ये जानती हो, मगर हमें हैरत है, तुम्हें ये कैसे मालूम हो गया? क्योंकि हमारी दानिश में हमारे वालिद साहबा के अलावा किसी को इसका इल्म नहीं है। हाँ, वो अक्सर कहते हैं कि हम पागल हैं। बचपन में उमूमन शहदूत के दरख्त पर ही सोया करते थे और कहते थे, खामोश रहो, मुझे सोचने दो। सोचो, मुझे यकीन है कि तुम्हारे किसी आदमी ने अभी तक हमारा ताक़ुब नहीं किया। दूर तक सड़क सुनसान पड़ी है। मजाल है इनकी कि हमारा ताक़ुब कर सकें। एक एक की खाल खिंचवा लें हम। तो मौत के मुंह में जा रहे हो। कितनी बार बताऊं, खुदा के लिए संजीदगी अख्तियार करो। तुम में वो ख़तरनाक आदमी भी दिलचस्पी ले रहा है जिसकी शक्ल हमने कभी नहीं देखी। मेरा ख्याल है कि वो भी वहाँ मौजूद होगा। इस सुर्ख रंग के सवालिया निशान का मतलब था जो तुम्हें कल मिला था। वार्निंग जिसे भी ये निशान सुर्ख मिलता है वो ख़ुद को महफूज नहीं समझता। यह ख़तरनाक आदमी के इताब की अलामत है। लेकिन तुम्हें किस सिलसिले में वार्निंग मिली है? इसी सिलसिले में कि मैंने तुमसे रद्द ज़ब्त क्यों बढ़ाया। जब भी किसी को निशान मिलता है, इसे हर हाल में इस आदमी तक पहुंचना होता है। हाँ, एक दिन तुमने रौनक में ऐसे ही एक निशान रोजर को भी दिया था, हमें याद है। ग़ालिबन इसी दिन, जब वो हम पर धौंस जमाने की कोशिश कर रहा था। मगर हमारा ख्याल है कि इसके रंगत सुर्ख नहीं थी। वो मामूली पैगाम था, बस इतना ही कि नकाबपोश के सामने रोजर की तलबी है। ये कार्ड हम में से हर एक के पास होते हैं। वो इस वक्त रोजर को तलब करना चाहता था, लेकिन बराह रास्त नहीं तलब कर सकता था, क्योंकि रोजर किसी ऐसी जगह नहीं था जहां इसे फ़ोन पर बराह रास्त काम का पैगाम मिल सकता है। पहले इसने इसे फ़ोन पर ही मुखातिब करने की कोशिश की होगी, लेकिन ज़ाहिर है कि वो अपने मोबाइल में होटल में नहीं था, इसलिए हम में से एक को मुतला किया गया था इस पैगाम तक पहुंचा दिया जाए। हम में से हर एक रोजर की तलाश में निकल पड़ा होगा। मैं भी इसी घर से अपने कमरे से निकली थी। वो मुझे अपने ही होटल के डाइनिंग हॉल में मिल गया। मैंने इसे निशान दिखाया और फ़ौरन उठ गया। अरे तो पैगाम ज़बानी भी दिया जा सकता था। वो इससे मिलना चाहता नहीं। जब हमारा कोई आदमी किसी अजनबी के सामने होता है तो हमें किसी ना किसी तरह इसे वो निशान दिखाकर इशारों से पैगाम पहुंचाते हैं, लेकिन दूसरा अजनबी इस निशान पर नज़र पड़ते ही उलझ में ज़रूर मुब्तला हो जाता होगा। वो क्या भला थी? हमारे ख्याल से तो ये तरीक़ा नाक़िस है। अब मैं क्या बताऊँ, मैं तुम्हें बिल्कुल बिद्दू समझती थी, इसलिए तुम्हारी नज़र इस निशान पर पड़ गई थी, वरना तुम्हारे फरिश्तों को भी इल्म ना होता कि मैंने इसे वो निशान कब दिखाया। सुर्ख निशान पर तुम्हारा क्या असर हुआ था? हाज़िरी तो बहरहाल देनी पड़ती है, लेकिन मामलात की नौयत का इल्म किसी हद तक पहले ही से हो जाता है। सुर्ख निशान मिलते ही हम सोचते हैं कि हमें किसी ख़तरे से दो चार होने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है इताब भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो हमें किसी ख़तरनाक मुहिम पर झोंक देगा। तो कल तुम ये निशान मिलने के बाद इसके पास गई थी? हाँ, मैं इसके पास गई थी, लेकिन वो खिलाफ तो बहुत नरमी से पेश आया और इसने बताया कि सुर्ख निशान गलती से मेरे पास पहुंचा दिया गया था। हकीकतन मामूली निशान पहुंचाना ही चाहिए था, जिसका मतलब हाज़िरी के अलावा और कुछ नहीं होता। मैंने सोचा मुमकिन है रोजर ने इताब वाला सुर्ख निशान भिजवा दिया हो, क्योंकि इन दोनों वो मुझसे बहुत ज़्यादा खफा हो गया है। बहरहाल हमारे सरगना ने यही कहा था कि मैं अब बड़ी उलझन में हूँ कि यह सिर्फ रोजर का मुनजी मामला था। आखिर सरगना को भी इससे क्यों दिलचस्पी हो गई है? हो सकता है कि वो हमारे दीदार से अपने दिल को सरवर और आँखों को
नूर बख्शना चाहता हो, क्योंकि हमें देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अच्छा, अब तुम अपनी बकवास बंद करो। मैं अपने ज़मीर का बार बार हल्का कर चुकी हूँ, यानी तुम्हें पहले एक ख़तरा से आगाह कर दिया था, तुमने ध्यान नहीं दिया। ये तुम्हारा फाल है। अच्छा, आप खामोश रहो। हम भी कुछ देर खामोश रहकर सोचना चाहते हैं। मलिना कुछ ना बोली, अलबत्ता इसके चेहरे से साफ ज़ाहिर हो रहा था जैसे वो दिल में किसी बात पर पछता रही हो। सूरज गुरूब हो चुका था और आहिस्ता आहिस्ता उफ़क़ के रंगीन लहरों पर तारीकी का गुब्बार मुसल्लत हो चुका था। टैक्सी एक वीरान रास्ते पर जा रही थी। ये सड़क पुख्ता ही थी, लेकिन अब वो शहर से बाहर आ रहे थे। दफ्तर ने एक जगह मलिना ने डर से रुकने को कहा। इमरान ने बाएं हाथ एक बड़ी इमारत नजर आई। यहाँ इस जगह सिर्फ यही एक इमारत थी, लेकिन इमारत वीरान नहीं मालूम हुई थी, क्योंकि इसकी मुतालिक खिड़कियाँ रोशन नजर आ रही थी। ऑर्केस्ट्रा मौसीकी बाहर से भी सुनी जा सकती थी। ये नौजवानों का क्लब है, मलिना ने कहा। शायद हम अभी हाल ही में जवान हुए हैं, इमरान ने खुश होकर कहा। चलो बातें मत बनाओ, उतरो। ये बड़ी तफरीह की जगह है, तुम्हारी तबीयत खुश हो जाएगी। पहले ही से हम बाग हो जा रहे हैं। इमरान भी टैक्सी से उतर आया। फिर इसने दिन भर का किराया अदा किया और दोनों इमारतों के बरामदे में आए। मौसीकी की आवाज़ें काफ़ी तेज़ थी। हाँ, साथ जहाज़ बज रहा है, इमरान ने खुश होकर कहा। क्यों ना हम जहाज़ नाचते हुए अंदर चले। अब जहाज़ सिर्फ सुनने के लिए, इस पर रक्स करना देखा था। अरे छोड़ो भैया, आओ। इमरान ने इसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। मुझे नहीं आता, मैं सिखा दूंगा। इमरान ने इसे ज़बरदस्ती अपने तरफ खींच लिया और दोनों नाचते हुए अंदर दाखिल हो गई। एक बहुत बड़ा कमरा था, शायद हाल ही की ऐसे से इस्तेमाल किया जाता था। इमरान दाखिल तो हुआ था बड़े खिलंडरे मोड में, लेकिन फिर एक बैग इसे छोड़कर एक तरफ हट गया, क्योंकि सबसे पहले इसकी नज़र रोजर पर पड़ी थी। और इस कमरे में 7 आदमी से ज़्यादा नहीं थे। इनमें से एक नकाबपोश था। रोजर के होंठों पर एक शफ़ाक सी मुस्कुराहट फैल रही थी। तुमने मुझे धोखा दिया, दफ्तर ने। इमरान मेलिना को गुस्सा दिखाकर हलक के बिल चीखा। मिलना इस अंदाज में हंस पड़ी जैसे वो सचमुच इसे धोखा देकर यहाँ लाई हो। अब तुम्हारी शहजादी क्या बनेगा? रोजर घुर्राया। इमरान कुछ ना बोला। इसके चेहरे पर खौफ के असर साफ देखे जा सकते थे। मलिना ने ना जाने क्यों इसकी तरफ मुंह फेर लिया। रोजर एक मिनट नकाबपोश हाथ उठाकर बोला और इमरान इसकी तरफ मुतवज्जो हो गया। ये एक छोटे खत का आदमी था और इसके हाथों में सफ़ेद दस्ताने थे। तुम कौन हो? इसने इमरान से पूछा। हाँ, ये कोई बदतमीज़ है जो हमसे इस तरह हमकलाम होने की कोशिश कर रहा है जैसे हम इसके बराबर के हों। इमरान ने मलिना को मुखातिब कर गया। बेकार बातें ना छेड़ो दोस्त, नकाबपोश ने सरल लहजे में कहा। मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, इसके बावजूद भी बदतमीज़ी से पेश आ रहे हो। हमारे गुस्से से डरो, हम बकरे को मुर्गा बना देते हैं। अली, इमरान, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। मैं जानता हूँ कि तुम अक्सर पुलिस के लिए भी काम करते रहो, अच्छी तरह, लेकिन तुमने इस लड़की को अपनी तरफ क्यों मुतवज्जो किया था? यह खुद ही मुतवज्जो हो जाती हैं। मैं तो लड़कियों से इसी तरह दूर भागता हूँ जैसे शेर बकरी से। दफ्तर 2 आदमी हाल में दाखिल हुए। कैसा रहा? रोजर ने इनसे पूछा। ताक़ब किया ही नहीं गया, एक ने रुमाल से अपने पेशानी रगड़ते हुए कहा। दूर तक सन्नाटा है, लेकिन टैक्सी वापस जा चुकी है। तुम्हें यकीन है कि ताक़ब नहीं किया गया? अच्छी तरह यकीन कर चुके हैं जनाब आली। फिर से क्या समझा जाए? नकाबपोश ने हो सकता है वो बात ना हो जो आपने सोची थी, बल्कि वो लड़कियों पर डोरे डालने ही का कंडा हो, लेकिन मैं इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? इमरान खौफजदा सी आवाज़ में बोला। तुमने वो दांत पीस कर बोला। पहले मैं तुम्हें जूते से पीटूंगा, फिर कत्ल करूँगा। नहीं, पहले कत्ल कर दो, फिर जूते से पीटना, वरना हो सकता है तुम्हारा हाथ तुम्हारे ही सर पर पड़े। अगर मैं वाकई अली इमरान हूँ तो इसके अलावा और कुछ ना होगा। आजमाइश शर्त है। आओ, जूता लाओ। रोजर एक आदमी की तरफ बढ़कर दौड़ा। वो आदमी एक दरवाजे पर दाखिल होकर गायब हो गया, फिर फ़ौरन ही पलट भी आया। इसके हाथ में एक बड़ा पुराना जूता था और रोजर ने इसके हाथ से जूता ले लिया और इमरान पर छलांग लगाई, लेकिन जूता खुद इसके मुंह पर पड़ा और दूसरी तरफ उलट गया। मेलिना के हलक से हल्की सी चीज़ निकल गई। यह खुशी की इजहार के अलावा और कुछ ना था, लेकिन यह बेसख्ती ही थी। शायद वो दीदा दानस्ता ऐसा ना कर सकती। रोजर ने रिवाल निकाल कर फायर झोंक मारा। इमरान जानता था कि यह शिकस्त ऐसे ही रद्दअमल की हामिल होगी, इसलिए वो गाफिल नहीं था। लेकिन रिवाल से निकली हुई गोली ना किसी के मकदर में लिखी ही होगी। वो रोजर का एक साथी चीख कर ढेर हो गया और रोजर बुखलाहट में रिवाल फेंक कर खड़ा हो गया। ये क्या किया तुमने गधे? नकाबपोश दौड़ा। रोजर सिर्फ होंठ हिला कर रह गया। इधर इतनी देर में इमरान का रिवॉल्वर निकल आया था। अपने हाथ ऊपर उठाओ। तुम रिवॉल्वर ज़मीन पर डाल दो।
वरना छलनी कर दिए जाओगे। नकाबपोश बोला, मैं तुमसे कह रहा हूँ हाथ उठाओ। इमरान ने कहा। अचानक इसकी नज़र सामने वाली दीवार से लगे हुए एक आईने पर पड़ी जिसमें एक आदमी का अक्स नज़र दिखाई दे रहा था। इसने हाथ में टामी गन थी और इसकी पुश्त वाली खिड़की में था। ये खिड़की फर्श से तकरीबन 8 फीट की बुलंदी पर ज़रूर होगी। बेक वक्त इसका रिवाल्वर वाला हाथ पीछे गया और एक शोला निकला और वो आदमी टामी गन समेत नीचे चला आया। ये बहुत कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि किसी को कुछ समझने का मौका ही ना मिल सका। इमरान ने इनकी हरस से फ़ायदा उठाया। जब तक वो दोबारा संभलते टामी गन इसके कब्ज़े में आ चुकी थी। इसने आईने ही में देखकर अंदाजे से इस आदमी का निशाना लिया था। रोजर नकाबपोश गुस्सैली आवाज़ में घुराया, अब खड़ा मुँह क्या देख रहा है? ये सब कुछ तेरी ही वजह से हुआ है। वो 2 बेहतरीन आदमी मुफ्त में ज़ाला हुए। जी हाँ, एलिना मुनहज़ा अंदाज में चीखी। ये इसकी वजह से हुआ है। मुझे किसी दूसरे से मिलते देखकर पागल हो जाता है। इससे पूछिए क्या मैं इसकी बीवी हूँ क्या, या इसने मुझे ख़रीदा है? नकाबपोश कुछ ना बोला। वो रोजर को घूर रहा था। इधर देखो, इमरान ने इसे मुखत, क्या तुम अपने दाने हाथ का दस्ताना उतार सकोगे? मैं तुम्हारी उंगलियां गिनना चाहता हूँ। बेक वक्त नकाबपोश अपनी जगह पर उछल पड़ा और अब इसने भी अपने दोनों हाथ उठा दिए। नहीं, तुम्हें एक्स्ट्रो की तलाश थी। इमरान बोला, मैं तुम्हें इससे ज़रूर मिलवाऊंगा। तुम खुद को बहुत ज़हीन समझते हो, लेकिन अपने जाल में खुद ही फंस कर रह गए। तुम पता नहीं क्या कह रहे हो। मैं कतई नहीं समझा। नकाबपोश भराई आवाज़ में बोला, मैं तुम्हें ज़रूर समझाऊंगा। एक्स्ट्रो ऐसा आदमी नहीं है जिसे तुम जैसे मेंढक बेवकूफ़ बना सके। तुमने बड़ी एहतियात से जाल बिछाया था, लेकिन एक्स्ट्रो की नज़रों में इसकी क्या वक़्त हो सकती है? तनवीर और सफदर बिलाशुबा तुम्हारी नज़रों में आ गए थे। जूलियाना आज तक नहीं आ सकी। वो एक गैर मुतल्लिक़ औरत थी जो तुम्हारे आदमियों को म्युनिसिपल टावर के नीचे गुलदस्ता लिए हुए मिली थी। तुम्हारा आदमी इसका ताक़ब कर रहा था और इसमें तुम्हारे आदमी के पीछे था। इसने रिपोर्ट मिलीना को दी। दूसरे इलाके में मिलीना खुद ही मेरे घर चक्कर लगा रही थी। एक्स्ट्रो बहुत बड़ी चीज़ है दोस्त। वो ऐसे मामूली किस्म के काम मुझ जैसे गधों के सुपुर्द कर देता है। अगर वो खुद तुम्हारे मुकाबले पर उतर आया होता तो अब तक तुम्हारी हड्डियों का पता ना चलता। और मैंने बस यूं ही चुटकी बजाते काम निकाल लिया। बस जो पत्थर तुमने एक्स्ट्रो पर फेंका था वही तुम पर लौटा दिया गया। रोजर, जो तुम पर अंडों की बालिश के साथ ही साथ तुम लोगों पर दीवानगी के दौरे भी पड़ने लगे और तुम्हारा पूरा ग्रो एक्स्ट्रो के मातहतों की नज़रों में आ गया। और आज जब इस लड़की ने यहाँ की पुरानी इमारत देखने का प्रोग्राम बना लिया तो मैं समझ गया कि इसे किसी स्कीम के तहत मेरे पास भेजा गया है। इसलिए मैंने इससे ये मालूम कर लिया कि वो सबसे पहले कहाँ जाएगी। मैंने एक्स्ट्रो को फ़ोन पर इतला दी। इसने फ़ौरन ही वहाँ 4 ऐसे टैक्सियाँ भिजवा दी जिन्हें इसके आदमी ड्राइवर कर रहे थे। जब हम दोनों बाहर निकले तो इन 4 टैक्सियों के अलावा कोई 5वां वहाँ थी ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि अपना ही एक आदमी मुस्तकिल तौर पर शुरू से आखिर तक हमारे साथ रहा, मगर तुम्हारे आदमी खबर लाते रहे कि दूर दूर तक किसी का पता नहीं। क्या तुम एक्स्ट्रो के या इसके किसी आदमी को इतना ही अहमक समझते हो कि तुम्हारी बचकाना चालों को ना समझ सकेगा? अरे इसकी तफरी का मकसद इसके अलावा और क्या था कि एक्स्ट्रो के कुछ आदमी भी तुम्हारे नज़रों में आ जाएं। और ये तो तुमने जूतों और अंडों की बारिश ही से समझ लिया था कि एक्स्ट्रो ही तुम्हारे राह पर लग गया है। ये सब कुछ इस औरत की बदौलत हुआ है। रोजर धाड़ा। मेरा दावा है कि इसने इसे सब कुछ बता दिया था। तुम कमीने हो, झूठे हो, खामोश रहो, मेलिना चीखी। लेकिन फिर इसकी ये चीख बहुत तवील होगी क्योंकि रोजर ने इमरान को गाफिल देखकर मेलिना पर फायर कर दिया था और बेदम होकर गिर पड़ी। इसका दूसरा शिकार गालिबन इमरान होता, लेकिन दूसरे ही लम्हे इमरान के हाथ में दबी टामी गन चीखने लगी। 4 आदमी बेवक्त गिरे। इन पर रोजर भी था। इस अफरा तफरी में कई रिवाल्वर निकल आए। इस बार नकाबपोश ने भी इमरान पर फायर किया था, लेकिन वो बाल बचा। वैसे टामी गन की गोलियां भी इस पर ना पड़ सकी। वो तो दरवाजे की तरफ भागा था। इमरान की टाफी गन बचे कुछ आदमियों को चाट गई। सिचुएशन ऐसी ही थी। अगर वैसा ना करता तो तकरीबन 4 रिवाल्वर की गोलियां इस पर एक साथ पड़ती। 10 लाशें और गहरा सन्नाटा। दफ्तर इमरान चोट पड़ा। नकाबपोश वहाँ नहीं था। वो इस दरवाजे की तरफ झपटा जिधर इसने इसे जाते देखा। इसे तौक़ थी कि बिलखज़ीरो नामा ने इसे संभाल लिया होगा। अचानक इसने पे दर पे कई फायरों की आवाज़ें सुनी और आवाज़ की समय दौड़ता चला गया।
और फिर इसके कमरे में आ पहुंचा जहां दरवाजे की आड़ से नकाबपोश किसी पर गोलियां बरसा रहा था। इसकी पुश्त इमरान की तरफ थी। रिवॉल्वर ज़मीन पर डाल दो, इमरान ने आहिस्ता से कहा, लेकिन इसने पलटकर इमरान पर भी फायर झोंक दिया। गोली इसके बाएं शाने पर से निकल गई। इमरान बस थोड़ा सा तिरछा हो गया था। फिर दूसरी लय में टाइमिंग गन इमरान के हाथों निकलकर इसके चेहरे पर पड़ी और करा कर दीवार से टक गया। बस इतना ही मौका था, बहुत था। इमरान ने इस पर छलांग लगाई और दोनों ही फर्श पर चले आए। रिवॉल्वर इसके हाथ से पहले ही निकल चुका था। ए कौन है? इमरान चीखा। अब फायर मत करना, ये मेरी गिरफ्त में है। दूसरी लय में दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ आई और सार्जेंट नमानी कमरे में दाखिल हुआ। इतनी देर में इमरान के घूंसे नकाबपोश को पुष्ट कर चुके थे। X2 नमानी हफ्ता हुआ बोला, वो यहाँ था, मैंने इसे देखा है। फाइटर्स के लिबास में था और इसके चेहरे पर गैस मैच चढ़ा हुआ था। ओह, मैं उसका कुंवारा बाप हूँ, मैं किसी से कम हूँ? इमरान ने बुरा सा मुँह बनाकर कहा। दूसरी सुबह अखबाराती सनसनीखेज खबर की वजह से धड़ाधड़ फर्क हो रहे थे। कि नाजी जर्मनी का एक शातिर जासूस शिलिंग ऐसे मौके पर गिरफ्तार किया गया है, जबकि यहाँ चंद दोस्त ममालिक की खुफिया कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। ये वही शिलिंग था जो जर्मनी के शिकस्त के बाद जापान के लिए काम करने लगा था और जिसकी वजह से मशरिक़ बैत के बेहतरे ममालिक को बड़े खसारे का सामना करना पड़ा था। शिलिंग की बहुत लंबी हिस्ट्री थी। वो एक बहुत ही ख़तरनाक आदमी समझा जाता था। दुनिया के मोहतद हुकूमतों को इसकी तलाश थी और इसकी पहचान सिर्फ ये थी कि इसके दाने हाथ में 6 उंगलियां थी, लेकिन ये किसी को न मालूम हो सका कि वो कैसे पकड़ा गया था और पकड़ने वाला कौन था। अब इमरान सफदर को पागलखाने से निकलवाने की फ़िक्र में पड़ गया था। इसमें 2 दिन लग गए और जब इसे हकीकत मालूम हुई तो इसने इमरानी के अंदाज में सर पीटना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ सार्जेंट नमानी अपने साथियों में से एक को बताता फिर रहा था कि X2 बज़ात खुद भी वहाँ मौजूद था, लेकिन इसने दूर ही से तमाशा देखा था। फिर भी वो कितना बाखबर आदमी है। अब अगर हम में से कोई किसी मुसीबत में पड़ ही जाता तो क्या इस वक्त भी इसकी हैसियत किसी तमाशाई किसी होती? लेकिन इमरान ने हकीकत सिर्फ रोशी को बताई। वो बिलक ज़रूर था। इसने कहा, उफ, वो लड़की मुझे फिर याद आ गई। रोशी, मैं इसके लिए बहुत मखमूम हूँ। वो बेज़मीर नहीं थी, बहुत अच्छी लड़की थी। इसकी वजह से मुझे बड़ी मदद मिली, वरना X2 की मट्टी पलीद हो गई होती। इस बेचारे ने स्कीम से पहले ही आगाह कर दिया था। इस बना पर मैं ऐसे इंतजाम करने के काबिल हो सका था। इसने मुझे इस मुकाम का नाम बता दिया था जहां हमें सबसे पहले जाना था। लिहाजा मैंने बिलक ज़रूर को इससे आगाह करके हिदायत कर दी थी कि वो टैक्सी में छुपने की कोशिश करे। ज़ाहिर है कि डिक्की के अलावा और कहाँ छुपता, मगर तसव्वुर तो करो कि दिन भर डिक्की में बंद पड़े रहना कितना मुश्किल काम है। दम घुट कर रह जाए। इसीलिए वो अपने साथ फायर फाइटरों का लिबास ले गया था, जिसमें गैस मास्क भी मौजूद था और ऑक्सीजन की थैलियाँ भी थी। अगर ऐसा ना करता तो शायद 1 ही घंटे बाद इसका दम घुट जाता। नमानी ड्राइवर कर रहा था। हम प्रोग्राम के मुताबिक सबसे पहले एक कदीम मकबरा देखने गए। वहाँ नमानी ने टैक्सी झाड़ों में खड़ी की थी, इसलिए बिलक ज़ेरू को डिक्की में छुपने का मौका मिल गया और कोई इसे देख भी ना सका। मगर वो लड़की कैसे आ टकराई थी? रोशी ने पूछा। इमरान ने बंदरों वाला वाक़या दोहराया। रोशी बुरा सा मुँह बनाकर बोली, इसी तरह तुमने मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद की थी। ये बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई कि औरतें अहमकों में इतनी दिलचस्पी क्यों लेती हैं। वैसे मैंने ये भी सुना है कि अगर शौहर अहमक निकल जाए तो वो ये समझती हैं कि इनकी वो तकदीर फूट गई। वल्लाह आलम बिस्सवाब। तुम्हें सिर्फ अपने काम से काम रखना है। इसकी परवाह नहीं होती कि किस पर क्या गुजरी। काश तुम में थोड़ी सी इंसानियत भी होती। इसी शाम को रहमान साहब का फ़ोन आया। उन्होंने इसे घर पर बुलाया था। ज़ाहिर है ने यकीनी तौर पर इल्म हुआ होगा कि शिलिंग के कैसे पकड़ा गया था। इमरान घर तो जाना ही चाहता था। यही बहाना सही। रहमान साहब हस्बे मामूल कड़े तीवरों से पेश आए। मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम सिगरेट सर्विस वालों के मामलात में पेश ना रहा करो, उन्होंने कहा। फिर पत्थर चबाकर पेट भर सकता तो ना जाने कब का जंगल की राह ले चुका होता। क्या बस यही एक ज़रिया माश रह गया है? जी हाँ, और भी हैं। इमरान आहिस्ता से बोला, मगर मैं X2 के चक्कर में बहुत बुरी तरह फंस गया हूँ। आप खुद सोचिए, इसे आज तक किसी ने देखा नहीं, मगर वो हर वक्त मुझे केस
21 का पहाड़ा याद करा सकता है। तुम डरते हो इससे? यकीनन डरता हूँ जनाब। जब इसका दिल चाहता है अपने साथियों को बीच सड़क पर मुर्गा बना देता है। दफ़ा हो जाओ, रहमान साहब हाथ हिलाकर बोले। मगर ठहरो, तुमने 10-11 आदमियों को किस कानून के तहत मार डाला? अरे ये आप क्या फरमा रहे हैं? मैंने 10-11 आदमियों को मार डाला? किसी ने गप उड़ाई जनाब। मारपीट से हमेशा दूर भागता हूँ। अगर तकरीरों से काम ना चला तो फिर सीधे घर चले आइए। जी हाँ, मारा उसी एक्सट्रू ने होगा। हो, जुमले की तरतीब गलत हो गई। पहले फ़ाइल, फिर अफ़ाल, फिर मफ़ऊल। जी हाँ, यूँ समझे कि उसी एक्सट्रू ने। बकवास बंद करो, मैं इस सिलसिले में तुम्हें अदालत तलब करूँगा। डैडी, इमरान भराई आवाज़ में बोला, मैं बहुत जल्द इस शहर से कहीं और चला जाऊँगा, बहुत दूर। और मुझे तैमूर क्या कहते हैं इसे? तैमूर। बहरहाल ओ जी हाँ, मैं किसी के तस्वीर में भी नहीं आ सकूँगा डैडी। बस चलता जाऊँगा। मेरे पैरों के नीचे रेगिस्तान नहीं, खरज़ख्स्तान। मैं कहता हूँ अब आ जाओ, जब खुदा तुम्हें अक़ल सलीम दे तब। अक़ल सलीम मुश्किल है डैडी, क्योंकि सलीम अकबर का बेटा था और अकबर का उस्ताद था बहराम खां। रहमान साहब झल्ला कर बोले, वैसे ही सही, मगर अकबर और चंद्रगुप्त मौर्य को फ़नून सिपहगिरी इसने सिखाए थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य भी अजीब नाम है डैडी। पता नहीं क्यों ये नाम सुनकर ऐसा महसूस होता है जैसे कोई किसी को चपत मार कर भाग गया हो। इमरान, जी हाँ, निकलो यहाँ से, वरना तो नहीं तो नौकर को ना बुलाएं, मैं खुद ही ये खिदमत भी अंजाम दे लूँगा। अम्मा भी शायद किसी मजहबी तकरीर में शिरकत के लिए कहीं गई हुई थी, इसलिए इमरान ने रहमान साहब के कमरे से निकलकर फाटक की राह ली। मगर फिर फ़ौरन ही से रुक जाना पड़ा, क्योंकि दौड़ते हुए कदमों के साथ साथ अपने चचा बहनों की आवाज़ें भी सुन रहा था। वो इसे पुकारती हुई दौड़ी आ रही थी। हाँ, जीती रहो। इमरान ने सर हिलाकर इनका सलाम का जवाब दिया। वो भाईजान चुपके चले जा रहे थे, एक ने कहा, और साथ ही इमरान की टाई की गिरे भी दुरुस्त की। अरे देखो तो, दूसरी बोली, ये जब इस तरह जलील करना होता है तो चचा जान बुलाते ही क्यों? अब तुम ही देखो, इमरान भरी आवाज़ में बोला। नहीं, वाकई चचा जान को ऐसा ना करना चाहिए। तुम लोग जब हमदर्दी से पेश आती हो तो मेरा दिल भर आता है और जी चाहता है कि 10-5 को कत्ल करके स्विट्ज़रलैंड चले जाएं। अच्छा, अब हम चले, परसों फिर आएंगे। अरे हाँ, परसों वो सियाफाम हाथी यहाँ आने वाला है, तुम्हें दिखाने ले चलेंगे। टाटा। अरे सुनिए तो भाईजान, नहीं, बस अपना शो का वक्त करीब आ रहा है। कैसा शो? अच्छा, तुम्हें शायद मालूम नहीं कि हमने दौलतमंदी से उकता कर बुलबुल टाकिस में गेट कीपरी कर ली है। नहीं, हाँ, जब भी 12:30 आने वाले क्लास में फ़िल्म देखने का इरादा हो तो चलिए आना, बिठा देंगे। टाटा। इमरान ने 2-3 लंबी छलांगें लगाईं और फाटक के बाहर था। ख़त्म शुद। और इंशाल्लाह इसके बाद ये तो सवालिया निशान मुकम्मल हो चुका है। शायद ये 5 हिस्सों में हुआ। अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे, अगर आप लोगों को इंजॉय कर रहे हैं, अगर आपको लगा कि हाँ ये ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं और आगे इब्न सफ़ी के भी और ये इक़बाल के भी नावल्स हैं, बहुत सारे जो इमरान सीरीज़ के ऊपर लिखते हैं, उन लोगों के पेश करूँगा। और मुहिउद्दीन नवाब के भी कुछ नावल बहुत बेहतरीन होते हैं। हमारे जो माशरे में जो हालात रहते हैं, बेहतरीन अंदाज में लिखते हैं, वो भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं वो नावल आपके खिदमत में पेश करूँ। अगर पसंद आ गया आप लोग को तो आप लोग में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। और मेरे चैनल के ऊपर गोवा के वीडियोस है, जो बीचेस वगैरह है, वो बीचेस के भी मैं जो है सो अपलोड किया हूँ, वो भी आप देखिए कि बेहतरीन है गोवा के बीचेस। तो इंडिया में जो गोवा के बीचेस हैं वो तकरीबन 40-45 के आसपास है। जो बॉम्बे में है बहुत से बहुत 5-6 है, वहाँ पर भी जा चुका हूँ। मगर मैं ये चैनल में लगाया हूँ अभी, ये चैनल में, तो आप लोगों से गुजारिश है कि ये चैनल पे मेरे तमाम वीडियो भी
देखिए, अगर आपको पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे।